लाइव विद डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं अस्मा हयात। पाकिस्तान आज भी कल के सानिया पेशावर पर सोगवार है, लेकिन अभी तक ये वाज़ेह नहीं हो सका कि अफगानिस्तान की ज़मीन तो इस्तेमाल हुई, सरजमीन इस्तेमाल की गई, लेकिन क्या मौजूदा या साबिका हुकूमती सेटअप तरक्की की या नहीं। जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान ऑपरेशन ज़रब-ए-अज़्ज़ के आखिरी मरहले में है। पकड़ दकड़ का सिलसिला भी जारी है और मियां नवाज शरीफ साहब जल्द अमेरिका के, जबकि जनरल राहील शरीफ साहब बरतानिया के दौरे पर जाएंगे। इस समेत दीगर खबरें हैं जिनको आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। डिस्कशन का आगाज करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र जी। वालेकुम सलाम और नाज़रीन को भी बहुत सलाम अलैकुम। डॉक्टर साहब, सबसे पहले अगर बात करें कल जो सानिया पेश आया पेशावर में, तो सब इसे क्या कहा जा सकता है कि नेशनल एक्शन प्लान पर पूरी तरह अमल दरामद नहीं हो रहा, सिक्योरिटी लैब्स हैं, या ये क्या है जो बार बार हमें ऐसे सानिया हमें देखने को मिलते हैं? जी, सबसे तो अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाए, बड़े खुशकिस्मत जिन्होंने अपने मुल्क के दिफा के लिए जिनको शहादत का मर्तबा उस मर्तबे में फाइज हुए, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। जो यूबट पीर के कैंप पे जो कुछ हुआ और मैं कल से सुन भी रहा हूँ, और बहुत से लोगों को शायद इल्म भी हो और याद भी हो कि ये वही एयरवेज है जो 50 की दिहाई में जहाँ पे यू शुरू हुआ था और वो 10 साल लीज पे दी गई थी, और फिर 2008 के बाद गालिबन यहाँ से सारे यहाँ कॉलोनीज थी, ज्यादातर यहाँ पे मुलाजमीन रहते थे एयरफोर्स के, और वहाँ पे बहाली हुआ और जाने दी लोगों ने। और प्लान गालिबन ये था कि वो बहुत से जो ऑफिसर्स वहाँ रहते हैं और टेक्नीशियंस हैं और बाकी लोग हैं एयरफोर्स के, उनको किडनैप कर लिया जाए या उनको हॉस्टेज बना लिया जाए, ये हमारा बना लिया जाए। कोशिशें जो है ये जो देखिए ये बात है ना कि नेशनल एक्शन प्लान ये तो चल रहा है पूरी अपनी कुव्वत के साथ, और ये आगे जाएगा इंशाल्लाह, और ये अपने मंतकी अंजाम को पहुंचेगा। मामला ये है कि वो सारे के सारे अनासिर, चाहे वो इकोनॉमिक टेररिस्ट हो या वो रिलीजियस फेनेटिक्स हो या कलदम तंजीमों के हो या सियासी तंजीमों के हो या जो भी जराइम पेशा अफराद हो, ये मरने से पहले वो कहते हैं ना कि जब आखिरी तमतमाहट है, ये वो चढ़ाव भूज रहे हैं बहुत सारे, तो उससे पहले वो फड़क रहे हैं। और ये कल के वाक़े को भी ऐसे लें कि वो चूंकि वो खत्म हो रहा है वो सारा सिलसिला यहाँ से पाकिस्तान से अल्हम्दुलिल्लाह, तो जाते जाते फिर बुज़दिलाना वार हुआ है। लेकिन इसमें जो मेरा बुनियादी कंसर्न है वो ये है कि आसिफ बाजवा साहब ने ये तो कह दिया कि अफगानिस्तान की हुकूमत इसमें मुलविस नहीं है, और लेकिन उनकी सरजमीन से हुआ। अब मैं जरा ये पूछना चाहता हूँ कि वहाँ पे ये असदुल्लाह खालिद नाम के एक साहब हैं, और मैं चाहता हूँ कि जब उनका ये सोशल मीडिया पे उनकी तस्वीर दिखाई जाए, वो जो कर रहे हैं, ये अफगानिस्तान की नेशनल जो उनकी सिक्योरिटी है उनका, उसकी सरबराह से पहले तक, और ये मौसूम जो है कि थोड़ी देर पहले ये ट्वीट कर रहे हैं, और वो हमारे यहाँ से भाग के वहां बैठ गए, लेकिन एनडीएस की सपोर्ट हासिल है। वो वहां पर उन्होंने यानी उन्हीं हमलावरों ने उनको मार दिया गया, हलाक कर दिया गया, और ये उनकी हम दिखा नहीं रहे, लेकिन उनकी वो अफगानिस्तान उन्होंने ट्रेनिंग मीटिंग कर दूसरे यहाँ पे आई, यहाँ से उन्हें हमला किया। मौसम खालिद है, ये किताब है, और एडिट के साथ ही क्या उनके साथ रहे हैं, और कॉर्नर ले रहे हैं वहां पे, कॉर्नर भी ये अपने ट्विटर अकाउंट में कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने हमला किया है। ये इनका देखिए, ये असदुल्लाह खालिद साहब उनकी एनडीए के रिसेंटली सर्व्ड एज हेड ऑफ नेशनल डायरेक्टरेट ऑफ सिक्योरिटी और फॉर्मर मिनिस्टर, ये कह रहे हैं कि ये है जिन्होंने पाकिस्तानी एयरबेस पे हमला किया। ये है वक्त आ गया पाकिस्तान की रियासत और हुकूमत खुल के अफगानिस्तान से बात करे कि वहां पे ये खुरासानी और खतरा और ये और वो सारे, और ये तो बैठे हुए हैं, लेकिन इनको पुष्ट बनाई किसकी हासिल है? इनको वहां के सीनियर एनडीएस के ऑफिशियल्स की हासिल है, जो अभी मौजूदा सेटअप में और
हमारे यहाँ जो लोग लेकिन जो है पाकिस्तान के झंडे पाकिस्तान के एम्बेसी पे अटैक हुआ था, तो ये कौन से लोग हैं? अगर मुल्क में कोई एग्जिस्ट करती है, इस मुल्क में कोई फॉरेन ऑफिस एग्जिस्ट करता है। ब्रेक से वापस आने के बाद डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। एक ब्रेक ले लेते हैं जी नाज़रीन, एक ब्रेक से विदा। वेलकम बैक नाज़रीन जी। डॉक्टर साहब, ब्रेक में जाने से पहले हम डिस्कशन कर रहे थे सानिया पेशावर के हवाले से। जी मैं जी एक तो मालूम, मैं चूंकि इस वक्त पाकिस्तान से बाहर हूँ, बल्कि काफी दूर हूँ, हजारों मील के फासले पे हूँ और इस वक्त ट्रैवल कर रहा हूँ, और तो गालिबन ये मोबाइल के सिग्नल जो है वो ड्रॉप हो रहे हैं। मैं सिर्फ अगले मौजूद पे जाने से पहले मैं ये बता दूं कि ये जो कुछ पाकिस्तान में कल हुआ है, इसको एनडीएफ की वहां पर बाकियात की मुकम्मल सरपरस्ती हासिल है, और उनके ये जो असदुल्ला खालिद साहब ने ट्वीट किया है, और ये बात पाकिस्तान को, पाकिस्तान के हसास अदारों को, फॉरेन ऑफिस को, सबको ये उठा लेनी चाहिए, ये सबको उठाना चाहिए और बहुत ज्यादा इस मसले को मतलब इसको ऐसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो मैं यहाँ पर ये बात को खत्म करता हूँ। दूसरी बात ये कि शोहदा के लिए जो हमारी शोहदाएं, अल्लाह ताला उनकी दरगाह बुलंद करे, और उसके साथ ही एक बहुत ही अफसोसनाक खबर जो आज दुबई के शेख मोहम्मद के साहबजादे, उनके बड़े साहबजादे का इंतकाल हुआ, उनके लिए भी पाकिस्तान की तरफ से तमाम तर दुआएं और नेक तमन्नाएं, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। और जनरल हमीद गुल साहब, उनका आज कहलम है, तो उनके लिए भी मेरी गुजारिश के जितने नाज़रीन हैं उनके लिए भी मग़फ़िरत फरमाए। अब मैं जरा आपने जो शुरू में बात की थी, 2-3 और मौज़ूआत की तरफ आ जाते हैं। एक तो देखिए बात ये है कि ये जो ऑपरेशन ज़र्ब-ए-हज़्ब है, एक तो इसका मामला चल रहा है सरहदों पे दहशतगर्दी के साथ, दूसरी ये जो पकड़ धकड़ मुल्क में शुरू हुई है, ये तवज्जो हटाओ मुहिम भी है कि आपकी फोर्सेस को इस कदर ज्यादा इंगेज कर दिया जाए, सरहदों पे इंगेज कर दिया जाए, दाएं बाएं इंगेज कर दिया जाए, इधर कर दिया जाए, उधर कर दिया जाए, कि वो जो अंदर आपके मुल्क के अंदर ऑपरेशन स्टार्ट हुआ है, खासतौर से मैं हमेशा कहता रहा हूँ काबुल, कश्मीर, कराची, कोयटा। अच्छा, अब मसला ये है कि कराची में आपको पता ही है कि क्या हो रहा है, और कराची का फैसला जो है, इन सिंध हुकूमत का फैसला लगता है कि अब दारुल हुकूमत बन गया उससे दुबई, फैसले हो रहे हैं दुबई, और साईं वड्डे को छोड़ के जो कि कायमुल शाह साहब हैं, ये तक तलार हैं, कप्तान हैं, कई काबिल तराम हैं, उनको छोड़ के दुबई में फैसला हो रहा है कि जनाब क्या करना है, और रेंजर्स के इख्तियार किस तरह कम कर दिए जाए, ये फैसला हो रहा है इस वक्त। रेंजर्स की पावर कैसे ले ली जाए, ये फैसला हो रहा है। और एक और बड़ा इंटरेस्टिंग फैसला हो रहा है, और वो बड़ी खूबसूरत जुमला वहां से आ रहा है कि आइंदा किसी को गिरफ्तार नहीं होने दिया जाएगा। यानी इसका मतलब ये है कि रेंजर्स अगर किसी को पकड़ेंगे, किसी चोर को, तो क्या पुलिस आ जाएगी रेंजर से? तो एक अजीब है मकाना, और खुद भागे हुए यहाँ से कई लोग, और वो कह रहे हैं कि हम किसी को पकड़ने नहीं देंगे, खुद डर के भागे हुए, और फिर इख्तियार खत्म करेंगे रेंजर्स की, और बाकी कानून नाफिज करने वाले अदारों के उसको भी तस्वीर लेंगे ताकि वो गिरफ्तार ना हो जाए। तो ये तो हालत है सिंध की। और उसके साथ ही दूसरी जो बात मैं कई दिनों से कह रहा था, वो आज आप देखें कि वो खबर किसी को की आने वाली है, आ गई है, आ रही होगी कि 2010 से लेकर आज तक जितनी जमीनें अलॉट की गई थी, जितनी हाउसिंग सोसाइटी, वहाँ पे लोगों की बस्तियां, लोगों के घर, इंजीनियर सिंह में, कराची के आसपास ये बड़ी बड़ी टाउन की बल्कि सारी जमीनें 2010 की अलॉट शुदा वो सिंध हुकूमत कैंसिल कर दी। अब मुझे ये बताएं कि उसके बाद लोगों ने तो फाइलें फॉर्म दिए, 1.5 लाख की 5-5 लाख में फाइलें बिकी, कितने अरबों खरबों कमाए और कौन लोग मुल्क से बाहर ले गए। लेकिन अब लगता है उनका आपस में होकर झगड़ा, और उसके बाद ये जमीनें कैंसिल होने जा रही है। और ये भी जरा तहकीकात की जाए कि ये जो आइकॉन वगैरह ये सिस्टम में बनाया, और जो पूरा हमारी जो हेरिटेज है वहाँ पे क्रिप्टन के इलाके में, वहाँ गिरा के ये प्लाजे खरीद दिए गए, ये किसकी मसलियत है, और ये कौन इनमें पार्टनर्स हैं, और इनको भी जरा तहकीकात की जाए और इनको भी इस खाते में डाला जाए। अच्छा, तीसरी बात जो बड़ी इंटरेस्टिंग है
वो ये है कि जिसको मीडिया ने बहुत ज्यादा हाईलाइट नहीं किया गालिबन, या मुझे पता नहीं गालिबन हाईलाइट नहीं किया या हाईलाइट किया होगा, वो ये कि कल शाम को जो इस्लामाबाद के नजदीक ये नवाज खोखर साहब के अड्डे पे डेरे थे, जो ताजी खोखर साहब का डेरा है, वहां पे जो छापा पड़ा है और वहां से जो असला निकला है और वहां से जो अफगान बाशिंदे पकड़े गए हैं और वहां से जो जिस किस्म की रॉकेट लॉन्चर और पता नहीं खुदा जाने क्या क्या सामान वहां से बरामद हुआ है और रेंजर्स में और कमांडोज में घेरा हुआ है और जनाब पूरी बस्ती वहां पे डरी हुई थी, सहमी हुई थी, बिल्कुल एयरपोर्ट के नजदीक का बड़ा हसास इलाका। अब ये जरा चेक किया जाए कि ये नवाज खोखर साहब हैं कौन और इनके भाई ताजी खोखर साहब कौन है। ये नवाज खोखर साहब जो हैं ये वो साहब हैं जो कि पाकिस्तान की कौमी असेंबली के साबिका डिप्टी स्पीकर हैं। और आपको याद हो शायद नाजरीन को कि जिस दिन मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहबा की शहादत हुई थी उस दिन मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के काफिले पे फायरिंग भी हुई थी और मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहबा ने जब वो निकली थी, जिस गाड़ी में वो ट्रैवल कर रही थी, वो निकली थी घर से, जो सफेद रंग की गाड़ी थी, उस सफेद रंग की गाड़ी वली गया साहब की बैरिया टाउन उनके जो वली गया साहब है उनकी गाड़ी थी जिसमें मोहतरमा की शहादत हुई। तो मोहतरमा ने जब गाड़ी में बैठी तो उन्होंने कहा कि मियां नवाज शरीफ साहब से मेरी बात करवाएं, तो ना कि उनके काफिले पे फायरिंग हुई है। उनके काफिले पे फायरिंग जो हुई वो कहा जाता है कि वो ये खोखर बरादरान की तरफ से हुई और ये खोखर बरादरान जो है वो वहां पर किसके लिए काम करते थे। ये डेरा जो था ये ताजी खोखर साहब जो है गालिबन जेल में है और इनके जो भाई हैं नवाज खोखर साहब और इनके बेटे, उनको साबिका मुल्क के साबिक सदर साहब जो हैं उन्होंने कोई सोने की गन दी या पता नहीं सोने की तलवारें दी या क्या दिया और घरों से इनके जो है शेर और चीते और वाइल्ड लाइफ के पता नहीं खुदा जाने क्या क्या बरामद हुआ है। तो ये मेरा ख्याल है कि ये जो ऑपरेशन है ये बहुत ही जबरदस्त अंदाज में जा रहा है और वो सारी जो मिथ है वो खत्म हो रही है कि यहाँ पर लैंड ग्रैबर्स ने किसी ने हाथ रखा हुआ है सियासी तंजीम के ऊपर, तो उसके पीछे कोई निकल के आ रहा है जनाब कोई बहुत बड़ा लैंड ग्रैबर, दिमाग में जो मैं हमेशा क्रॉस लिंकेजेस कहता हूँ ये उसमें हो रहे हैं खत्म। और हमने जो करना है बतौर एक रियासत में काम कर रहे हैं वो ये करना है कि हमने अपना जमीन इधर उधर नहीं भटकाना, कि हमने मायूस नहीं होना। जिन कल में कभी वाकई जो हुआ है तो मैं उस वक्त जाहिर रिकॉर्डेड प्रोग्राम पर कर रहा था और मैं सफर में था तो मैं नहीं कर सका बराह रास्त प्रोग्राम, लेकिन असल बात यह कि ऐसा होगा, ऐसे और वाकयात भी होंगे और असैसिनेशन भी हो सकती है और अटैक भी हो सकता है, लेकिन ये वो लोग हैं जो भाग रहे हैं, जो भागते भागते ये बुजुर्गों की तरह भागते भागते खत्म होते होते ये अपनी बका की आखिरी जंग लड़ रहे हैं, चाहे कराची हो, चाहे कोयटा हो, चाहे वो पिशावर हो, चाहे वो पंजाब हो। और इसमें जहन डाइवर्ट नहीं करना, जहन अपना परेशान नहीं करना। असल बात यह है कि इनको फौरन इनको बाहर के इन लोगों की सरपरस्ती हासिल है। ये प्रेशर अब आने वाला है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से जो न्यूयॉर्क जा रहे हैं अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास से खिताब करने, कि मियां नवाज शरीफ कितना इस बात को उठाते हैं, वहां पे इस मसले को कितना उठाते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी की जनरल राइस शरीफ साहब की गैर मुल्की दौरे में रवाना होने वाले हैं अगले चंद रोज में और रॉयल यूनाइटेड इंस्टीट्यूट जो है बरतानिया का, वहां पे राइस शरीफ साहब भी स्पीच करेंगे गालिबन पहली तारीख को 1 अक्टूबर को राइस शरीफ साहब बरतानिया में स्पीच कर रहे हैं और उससे पहले मियां नवाज शरीफ अक़वाम मुत्तहिदा में तकरीर कर चुके होंगे। देखना ये है कि जो पाकिस्तान का कंसर्न है, पाकिस्तान की इश्यूज है, उसको प्राइम मिनिस्टर ज्यादा बेहतर अंदाज में एड्रेस करते हैं दुनिया के सामने या आदमी चीफ बेहतर अंदाज में एड्रेस करते हैं। तो ये इम्तिहान है पाकिस्तान की सियासी क़यादत के लिए कि वो पहले यानी क्योंकि मियां साहब की स्पीच पहले होगी आर्मी चीफ से, तो मियां साहब उससे पहले खोल के बात करें और दुनिया को बताएं तो हम अक़वाम मुत्तहिदा के फोरम पे खड़े होके कि जी बाहर की जो सरहदें हैं, बाहर की जमीन है, वो पाकिस्तान की भी इस्तेमाल हो रही है। हमें कोई कंसर्न नहीं है कि अशरफ गनी ऑन बोर्ड है या नहीं है, या हामिद करजई है या दोस्तम है या फहीम है या कौन वहां बैठा हुआ है। हमारा ये कंसर्न है कि अफगानिस्तान में ये हुआ और आपके साबिक एनटीएस के सरबराह और बाकी कई लोग उनको जिन्होंने हम पे हमला किया उनको वो टिक फॉर टैट और
अपनी तरफ से उनको सही बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये हमारा कंसर्न है। जी तीसरी बात जो ये है वो नैब के वाले जो पकड़ की बात हो रही है। देखिए ये नैब जो है ना, ब्रेक से वापस आने के बाद मजीद बात कर लेंगे। हेलो जी डॉक्टर साहब, एक ब्रेक की तरफ जाना है। जैसे ही ब्रेक वापस आते हैं तो नैब के हवाले से मजीद जो पकड़ दकड़ का सिलसिला जारी है, इस हवाले से मजीद बात करेंगे। जी नाज़रीन, एक ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, ब्रेक में जाने से पहले आप नैब की कारकर्दगी के हवाले से कोई बात कर रहे थे। जी मैं ही कह रहा था कि ये जो नैब है, देखिए अब तो ये स्टार्ट होने वाला है सारा मसला, बल्कि शायद स्टार्ट हो चुका हो। ये स्टॉक ब्रोकर्स और लैंड ग्रैबर्स और ये जो पैसा मुझसे ले गए हैं और बाहर बैठ के तो बड़ा खुश हैं। मैं आपको ये भी बता दूं, कई आपके रहने बड़े खुश हैं, वो मुसलसल कर रही बाकियात के साथ, उनके ताल्लुकात भी हैं, वो ये भी लॉबिंग हो रही है कि ये इनको फलाने अदारे को ये इनको मुफ्त, पूरा लिंक है। इसको आप आइसोलेशन में इसको नहीं देख सकते। आपको पूरी बिगर पिक्चर देखनी पड़ेगी कि अच्छा कौन सा आपका हुक्मरान, कितने वहाँ पैसे पैसे हुए, कितने क्या कमिटमेंट है। ये पूरा एक डर्टी गेम चल रहा है जिसमें हमारी एलीट क्लास इन्वॉल्व है और रियासत ने उसको खत्म करना है। तो कॉल एलीट को भी और वो जिन जराइम पेशा अफराद को इस्तेमाल करते हैं, जो मैंने मिसाल दी, ये खोखा बरादरान जो है ये बड़े पावरफुल है। इनके पीछे कौन है? इनके जरिए कितनी जमीनों पे कब्जे हुए, कितनी हाउसिंग सोसाइटियां बनी, कितनी टाउन्स बनी, इन्होंने कितने कत्ल किए, इन्होंने कितनी लाशें गिरा के वहाँ पे बड़े बड़े महलात तामीर किए। मेरे ख्याल से लोगों को बताना चाहिए और ये सामने आनी चाहिए बातें। अब बात ये है कि जो नैब है, नैब का तो मुझे नहीं पता इस स्यापे का क्या बनेगा, क्योंकि ये नैब तो वजीर आजम और कायदे तलाश साई को ठीक क्या, जो कि खुद मेरे ख्याल से बहुत सारे नैब के मामलात में शायद मुलव्वस होने वाले हैं या होंगे। ये तो अजीब गरीब सेटअप है कि हुकूमत और कायदे तलाश मिल के नैब का चेयरमैन लगाते हैं, जैसे कि कमर कमर चौधरी साहब को लगाया। अब मसला ये है कि ये नैब बनी थी 2000 के अंदर, मुशर्रफ साहब के ऑर्डिनेंस के तहत नैब बनी थी। मेरे ख्याल से पाकिस्तान में वक्त आ गया है कि नैब को डिसॉल्व कर दिया जाए और नैब के अंदर जितने लोग मौजूद थे जो कि डेपुटेशन के आते थे और कई लोग प्री बार्गेन कर रहे हैं। प्री बार्गेन का मतलब इकरार जुर्म, जो मैंने जुर्म किया है। प्री बार्गेन पाकिस्तान में ये बन गया है कि अगर आपने 1 अरब रुपया लूटा है तो आप उसमें से 40 करोड़ या 50 करोड़ वापस कर दें, 50 करोड़ रख लें और नैब आपको क्लीन चिट दे देगी कि आपके सारे जराइम माफ हो गए। और ये पावर किसके पास होगी कि वो प्री बार्गेन 50 करोड़ में करेंगे या आपको 40 करोड़ में करेंगे और आपको क्लीन चिट देंगे। ये पावर सारी की सारी है चेयरमैन नैब के पास। यानी जो भी चेयरमैन नैब आप लगा, अफ्रीका चेयरमैन नैब जो है वो किस तरह मुख मोगा के लगा था, करके लगा था और किस तरह इसमें जाके घुटनों को हाथ लगाए थे कई जराइम पेशा अफराद थे, ये गालिबन उनको खुद बताना चाहिए। अब मतलब ये कि टाइम आ गया कि पूरा अदारा जो है या तो डिसॉल्व हो जाए या इसको कहा जाए कि भाई आप तमाम असर और रसूल प्री बार्गेन खत्म कर दी जाए। प्री बार्गेन होती है इकरार जुर्म कि मैंने 1 अरब लूटा है। ये नहीं होता कि मैं प्री बार्गेन करके वो पैसा लेके और फिर इसमें 400 लोगों ने प्री बार्गेन की अभी तक, यानी जब से नए बने तब से लेके अभी तक, और वो सारा पैसा कहाँ गया किसी को नहीं पता। तो मेरा ख्याल ये है कि नैब को, ये मेरी जाती राय है कि जब नैब को डिसॉल्व करती है और ये दहशतगर्दी के अदालतों में जो सीधी ट्रायल होता है वहाँ पे इन मासी दहशतगर्दों को भी भेजा जाए। और पंजाब के अंदर ये शुगर मिल्स, पंजाब के अंदर वज़रा, हुकूमत पंजाब भी कोई मामला नंदीपुर इनसे नहीं चलेगा। अभी फिर वो डोंग फोंग कंपनी 35 दिन में शुरू करेगी और 40 दिन में शुरू करेगी और पता नहीं क्या करेगी। ये इन नंदीपुर में ही बनेंगे जो पंजाब के हुक्मरान है वही कह रहे हैं कि ये करप्शन नहीं थी, बद इंतजामी थी। यानी आप अगर इनकी लॉजिक देखें, बद इंतजामी थी तो बद इंतजाम, अगर आपको इंतजामिया नहीं चलानी होती तो आप इस मुल्क में हुक्मरान कैसे हैं? यानी आपकी गवर्नेंस ठीक नहीं है, आप बात क्या कर रहे हैं? यानी लॉजिक देखें आप इनकी, करप्शन नहीं की जिसमें पीपल्स पार्टी भी शामिल हुई। पीपल्स पार्टी की दौर से ट्रांसफर हुआ अब तक, और चूंकि इनका मुकमुका था, पहले की आपस में बातचीत थी, पहले ये था कि हम तुम्हें नहीं पकड़ेंगे, तुम हमें नहीं पकड़ना, तो ये खामोशी से बैठे हैं। और अब जब वो बिल्कुल ही तबादुस हो गया नंदीपुर, तो ये चीख रहे हैं कि नहीं तो पिछले दौर में चाहिए तो फारूक नाइक चाहिए तो बाबर ईमान को करेंगे, वो ये चाहिए थे वो। इससे पहले इनको याद नहीं आया था।
तो मेरा ख्याल ये है कि ये नंदीपुर और वो LNG में शायद आसान अब्बासी और ये तरह वॉलंटियर, इसलिए ये और राना मशहूर साहब अगर ये पास साफ हैं, इनके ऊपर इल्जाम नहीं है, तो ये अपने ओहदों में बैठ के कैसे हो सकता है कि इनके खिलाफ इंक्वायरी हो? ये अपने आप को पेश करें कि भाई हमें चेक किया जाए और हम अपने वॉलंटियरली हम रिजाइन करते हैं और पेश करते हैं अपने आप को तहकीकात की। ये वजारतों में बैठ के नहीं आई है काउंसिल में घंटा, तो ये पूरा का पूरा मेरा ख्याल है कि इस तरफ एक तरफ तो दहशत गर्दी जो कि डायवर्जन है, जो उठा दिया जाए फौज को और बाकी इदारों को, और लेकिन जो माशी दहशत गर्दी है और जो कराची है और जो पंजाब है, जो इंटीरियर सिंध है, जो जनूबी पंजाब है, जो KP के वहाँ जो कुछ हो रहा है उससे रियासत में एक कदम भी ना पीछे हटना है और ना लोगों ने परेशान होना है कि ये क्या हो गया, ये ऐसे हो गया, ये तो बम धमाका हो गया, ये तो कराची में फिर किलिंग्स हो गई, ये तो अटैक हो गया। नहीं, कि इससे आप और हिम्मत पकड़े और ये समझें कि आपके अंदर मजीद एनर्जी आ रही है, क्योंकि ये जो चोर, लुटेरे, दहशतगर्द, बदमाश, लिंके लफंगे, ये सारी अपनी जिंदगी की अपनी बका की आखिरी लड़ाई लड़ रहे हैं। और मेरा ख्याल है दुबई को भी जो हमारे मजदूर लोग हैं उनको हैंडओवर कर देना चाहिए पाकिस्तान के, इससे पहले कि हम रेड वारंट और इंटरपोल और ये रिक्वेस्ट करें, और सिंध के जो लोग हैं वो सिंध में आ जाएं अगर आ सकते हैं, तो फिर यहाँ के 2 सीटें बजानी है या गिरफ्तार नहीं करने दिया जाएगा, या रेंजर को जो कुछ करना है वो सिंध में करें आके, वो उसको दुबई हमारा कोई सिंध का कोई दारुल तो नहीं है कि दुबई में पैसे फैसले हो रहे हैं। जी बिल्कुल। तो मेरा ख्याल है कि अब ये वक्त आ गया है कि बिल्कुल रियासत सख्त फैसले करें, तेज फैसले करें, स्पीडी ट्रायल करें, और ये जो शुगर मिल्स और कितने भी स्कैंडल्स हैं इनको स्पीडी वो भेजिए, नैब से कुछ नहीं होने वाला। और नैब को तो मेरा जाती ख्याल है कि डिजॉल्व करके कई लोग तो नैब के ऑफिसर को लाके खड़ा कर दिया जाए तो पता चलेगा उन्होंने अरब खरब रुपए बना लिए पिछले चंद सालों के दौरान। बिल्कुल डॉक्टर साहब, खबरें ये भी आ रही हैं कि वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने भी पीर को जो दुबई में आज पीपल्स पार्टी का इजलास हुआ है उसके लिए कोई जवाबी हिकमत अमली तैयार कर ली है और पीर को इजलास तलब किया है। पता नहीं मियाँ साहब ने क्या इजलास तलब किया है। बात यह है कि उन्होंने पता नहीं उन्होंने दुबई में कोई इजलास तलब किया है, इन्होंने इधर इजलासों का टाइम चला गया। ये इनके सबके देखिए बात यह है कि हुक्मरानों के मुंह बंद कर दें, इनके हाथ तो चलते नहीं है ना, इनके सबके मुंह बंद करें सारे हुक्मरानों के, इनके हाथ चलते हैं फिर नोट गिनने के लिए सबके जितने आपके कितने हुक्मरान सबके ना एलिट क्लास है आपकी। अच्छा, अब मतलब ये कि इनके मुंह पे लगाएं टेपें और इनको बिठा देंगे साइड पे, और उसके बाद अदारों को एक्टिव करें। और ये बात ये है कि ये मुकमुका वो कह रहे हैं कि हमारे चोर को पकड़ा तो हम ऐसी तैसी कर देंगे तुम्हारी हुकूमत की, और ये आगे से जवाब देंगे। ये इस तरह नहीं। मियाँ साहब को एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इस वक्त इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के तौर पर सख्त फैसले करने होंगे। अगर उनकी अपनी कैबिनेट के अंदर वज़रा पे उंगली उठ रही है तो वो वज़रा से इस्तीफे लें और कहें कि इनकी आजादाना तहकीकात करें, और अगर पाक साफ है तो वापस आ जाए वो वज़रा। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। हमारे काबिल तरह कैसे पॉसिबल है कि राना सनाउल्लाह साहब और राना मशहूद साहब और ये सारे लोग इनके अंदर इंक्वायरीज हो रही है, शुगर मिल्स की और वीडियो स्कैंडल की और थाना मॉडल टाउन की और नंदीपुर, ये सारी की सारी। लेकिन देखना ये है कि क्या अदली और समझी तक मामला जाता है, जो मैं बार बार कह रहा हूँ ये नहीं जाता, क्योंकि ये भी डर गए। वो जो कल भी बात हुई चोर मचाई चोर, तो पहले खब डाल दी उन्होंने। अभी हुआ कि ग्राउंड में क्या हुआ है, किसी को सजा हुई है, किसी को हफ्तड़ी लगी है, फिर नैब ने तफ्तीश का आगाज कर दिया। इतनी बात हुई है और एक कोहराम मच गया पूरे मुल्क में। अभी तो तफ्तीश होगी, बयान करके हथेलियां लगा के सजा होगी, तफ्तीश होगी, खुदा जाने किस गति में जाके कम्प्लीट होगा। अगर इस तरह नैब के कितने पड़े रहे, ये स्पीडी ट्रायल में तेजी के साथ इनको पकड़ के जो भी लोग जिम्मेदार है, ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो अब देखिए यूं मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल पकड़ाइए, जो मैंने केंद्र पहले बात की थी, उधर वो पता चला वो जो गाँव मेडिकल कॉलेज यूनिवर्सिटी की मैंने बात की थी शेख कुरैशी साहब के बारे में मैंने कहा था, लेकिन दूसरा मुझे कई लोगों ने कहा कि आपने शेख कुरैशी साहब को क्यों इल्जाम लगाया। और मैं अगर वो इल्जाम मतलब वो बात थी और मैं उसको वापस देता हूँ कि वो बात थी, मगर वो बात थी तो सही ना कि दूसरा ग्रुप आ गया और आगे ग्रुप के बाद सामने आ गई कि वहाँ कई ग्रुप लड़ रहे हैं आपस में। तो ये क्या तमाशा है कि बड़ी बड़ी जामियात के ऊपर बड़ी बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी, बड़े बड़े अदारे, तालीमी अदारे, जिस सूबे के
हाई एजुकेशन कमीशन का सरप्राइज डॉक्टर आसिम हुसैन होगा, तो वहाँ तो आप सोचेंगे क्या हुआ होगा 5-7 सालों में। और मैं कल जो मैंने बात की थी, मैं आज उसको रिपीट कर रहा हूँ, कितने कौमी एजाजात, ये क्या बात हुई कि आप एक चोर को, एक डबल डिग्री वाले को, एक लैंड ग्रैबर को आप मुल्क का आला तरीन सिविलियन अवार्ड दें, ये उस एजाज की तौहीन है। इनसे सारे के सारे पिछले 5 से 7 सालों में जो एजाजात दिए गए हैं, सितारे, इम्तियाज, तो उसने कारकर्दगी, तो फलाना क्या कारकर्दगी, आपके सामने कोई नाचता रहे तो उसमें कारकर्दगी होगी। ये क्या बात हुई? ये चोर चक्का को मिल गया तो आपने कहा या बड़ी शुजात दिखाई है, इसमें कुछ चमड़ा शुजात दे दो, ये लूटमार करते हैं 1 अरब रुपए। तो ये सारे एजाजात इनको दोबारा देखा जाए और ये इनको दो तौकीर होने से बचाया जाए जी, इन एजाजात को, ये वापस लिए जाए। बिल्कुल जी। डॉक्टर साहब, एक सवाल यहाँ पर ये भी है कि क्या मियां नवाज शरीफ साहब पर कोई दबाव है? आप क्या देख रहे हैं, आने वाले दिनों में कोई अहम बड़ी गिरफ्तारी होने वाली है जिसका दबाव मियां नवाज शरीफ साहब पर होगा? अभी मैं मियां नवाज शरीफ साहब के ऊपर, जरदारी साहब के ऊपर के दबाव का मैंने डालना है, तो पूरी कौम के ऊपर दबाव है इस वक्त। तो 20 करोड़ लोगों में दबाव है पाकिस्तान के, और जो पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए उन पर दबाव है, पूरी रियासत में दबाव है। अब मैं 8, 10, 15, 20, 50 या 200, 250 लोगों के दबाव का सोचूं तो क्या दबाव है उनका? दबाव तो ये ना ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है उनका, क्योंकि उनकी दौलत जा रही है, ये गिरफ्तारी के खतरे लोगों को। फिर लोगों की यहाँ पे जिंदगियां जा रही है, जाने दे रहे हैं लोग। ये जो कल पिशावर में हुआ है, ये जो कराची में हो रहा है, सीरीज के साथ, बाकी लोगों के साथ, कहीं पे फिर वराना चला तब्दील अच्छे में, पूरी कौम के ऊपर दबाव है। अब मैं इनका दबाव तो पैसे के लिए, लोगों का दबाव है कि रोटी नहीं मिल रही। जो मैं हमेशा कहता हूँ, या तो पाकिस्तान में लोग मर रहे हैं फाके से, या मर रहे हैं खुद से, या मर रहे हैं बदहजमी से। तो ये तो बदहजमी वाले लोग हैं ना, ज्यादा खा लिया इन्होंने, जो इसलिए दबाव बढ़ रहा है। लेकिन बाकी जो रियासत में दबाव है, उस दबाव को भी तो देखते ना। तो इसलिए ये ऑपरेशन 1 इंच भी इसको पीछे नहीं होना चाहिए, इसकी स्पीड तेज हो जानी चाहिए। अब इसको तेज करें, आप तेज करें, तेजी के साथ लोग पकड़े, तेजी के साथ सफारती मार्ग से आप बात करें, अफगान गवर्नमेंट से, अक़वाम मुत्तहिदा से, अमेरिका से, चाइना, सबको बताएं ये भाई सारा। और अब हमारा टाइम आ गया कि पाकिस्तान के डू मोर, हमने बहुत कर लिया, हम जनाजे उठा के थक गए जी। अब हमारा वक्त है कि हम डू मोर कहें बाकी दुनिया को, और हम कहें कि तरफ पार से दहशतगर्दी हो रही है। हमने बहुत बकवास सुन ली पिछले 10-12 साल में जी। अब मसला ही अब हमारा टाइम आ गया, हम कहें डूम हो रहा, हमारे यहाँ तरफ पार से दहशतगर्दी हो रही, तो कैसे हो रही है दुनिया को दिखाएं। बिल्कुल। और ये मेरे ख्याल से ये रियासत का मसला है, ये ना नवाज शरीफ का मसला है, ना फौज का मसला है, ये रियासत का मसला है। और अगर अब नहीं करेंगे, डिले करेंगे, तो मेरा ख्याल है कि रियासत अफोर्ड नहीं कर सकती। ये फौरी तौर पर, और ये शुगर में ये सब जब्त करें, ये हाउसिंग लंबा चौड़ा हिसाब के सब जो सख्त से सख्त वैसा कर सकते हैं वो करें। सारी कांग्रेस सरकार जमीन जब्त करें, अगर अपनी चोरी की जमीनें लोगों को लूट मार करके नेशनलाइज करें, सारा नेशनलाइज करें, खत्म करें, और उसके बाद रियासत को सही करें। नए वो सारे ये कहते हैं, जब लोग मर रहे होते हैं घर में, तो उसको भी ह्यूमन राइट याद नहीं आते उनको। चैंपियन ये जो डॉलर खोर एनजीओ बैठी है आंटी वाली, इनको याद नहीं आते कि वो घर में बच्चे मर रहे हैं, ये क्या हो रहा है गरीबों के साथ। इनको बहुत याद आता है वो जी फलाना, वो मतलब ये जो डॉलर खोर एनजीओ है, इनको तरफ लेके जाए ना पर ये बलोचिस्तान में, ये पंजाब के गाँव देहातों में, इनको पता चलेगा कि वो क्या रहा है। यही से कहे ना, इनमें से बात करे जरा ताकि खोकर के ऊपर, ये एनजीओ है जो बात करेगी, बात करके दिखाए ना ये। बिल्कुल, ये खुद क्रिमिनल गैंग का हिस्सा है, उनसे फंड लेते हैं, उनसे पैसा लेते हैं, उनसे भी पैसा लेते हैं, और फिर उसके बाद जहाँ जाते हैं उनको वकालतें करते हैं। और मेरा ख्याल है कि ये जो कुछ हुआ है, जो 24-48 घंटों में, मेरा तो कम से कम यकीन पुख्ता हुआ कि हमारे नौजवानों ने जाम शहादत नोट किया, वो लड़े, उन्होंने ये जिनका प्लान था गालिबन की जरमाल बनाने के ऑफिसर्स को या कुछ और तरीके से, ये तो लंबी लड़ाई करने की है ना, अंदर जिनको खुद कुछ समझा हुआ तो नहीं, ये तो लंबी लड़ाई करने है। तो उनको वहां से मारा, जाम शहादत नोट किया, और उसके बाद ऑपरेशन उसी आबो ताब के साथ जारी है, और इस खोखर बरदरान को उठाया गया, पकड़ा गया। मेरे लिए तो बहुत बहुत खुशी की अच्छी खबर है। बाकी दुबई में क्या हो रहा है, दुनिया भर में क्या कर रहे हैं, और ये क्या कर रहे हैं, वो कहने सारी तकलीफ चीजें। असल बात ये कि रियासत आगे बढ़ रही है अल्हम्दुलिल्लाह, और आगे बढ़ेगी।
कुछ नहीं होगा। प्राइम मिनिस्टर को बोलते पता नहीं प्राइम मिनिस्टर रेस्टिव बैठे हो गए या पीछे कार्गो में जा रहे थे, वो पीछे रह गए। लेकिन क्या मजाक है दुबई में, यानी वजीर आला को आप बुलाए कैसे कम से कम, वजीर आला पीछे वो पीछे बैठा हुआ, प्राइम मिनिस्टर की अच्छी पोजिशन होगी, जिन्हें इनको बुलाया नहीं, सुन के फैसले हो गए, प्राइम मिनिस्टर को बताइए। और असेंबली में 90 रेंजेस के स्तर पे कौन सी असेंबली उसमें तो एमकेएम का स्पीकर पता नहीं मंजूर हुआ है कि मतलब एक अहमकाना किस्म की सोच, ये सियासी कैदी सब ये अहमकाना, और वो जितनी हो रहे हैं परेशान है, हाउस है, देनी तौर पे पता नहीं खुदा कहने तवाज़ुन बिगड़ गया, सबका क्या हुआ है। लेकिन आवाम का रियासत जो है वो अपनी जगह जाग रही है और इंशाअल्लाह 2-4-5 दिन में मुझे यकीन है कि तेजी के साथ ये और कई बड़े बड़े मगरमच्छ जो है ये पकड़े जाएंगे, दिखाई नहीं देंगी। और मैं हमेशा बात करता हूँ कि लोगों को पता चलेगा कि स्ट्रेटेजिक मामला पे इन्होंने न्यूक्लियर पे इन्होंने आपके मुल्क के हसास अदारों पे ये नादरा का रिकॉर्ड कौन बाहर ले गया, ये जाली शनाख्ती कार्ड कौन देता रहा, ये ग्रे ट्रैफिक पाकिस्तान में कौन चलाता रहा, इनके घरों से ग्रे ट्रैफिक करती रही, कौन हसास मालूमात बाहर ले जाता रहा इस पूरे रस्ते में। तो फिर मेरा ख्याल से लोगों को होगी कि पाकिस्तान के साथ किस कदर ज्यादती हुई है। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन हमारे साथ रहने के लिए आपका भी शुक्रिया। आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। आज के लिए इतना ही। जी डॉक्टर साहब। अपना दोस्तों लोगों का सबक अल्लाह हाफिज़।